that is demand and supply, market forces, that is demand and supply within a limit, एक लिमिट के अंदर, now if the foreign exchange rate, अब अगर foreign exchange rate इस लिमिट से बाहर जाता है, is going out of the limit, then central bank of the country intervene मतलब दखल अंदाजी देना, and try to control the forex rate by increasing or decreasing डिमांड एंड सप्लाई। कि सेंट्रल बैंक जो कंट्री का है, यानी कि इंडिया के केस में आरबीआई, वो इंटरवेन करेगा। जैसे डॉलर मान लो 70 रुपये का है, तो आरबीआई 70 से उस डॉलर को 75 तक जाने देगा मार्केट फोर्सेस पे, और 65 तक होने दे देगा। ये तो हो गई विद इन द रेंज। अब अगर डॉलर 75 से ऊपर का होने लगे, यानी कि बहुत महंगा होने लगे, तो आरबीआई इंटरवेन करेगी, और इंटरवेन करके इस डॉलर के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। कैसे कंट्रोल करने की कोशिश करेगी? अब हमें पता है कि डॉलर जो है वो 75 का हो गया है, उससे ऊपर जाने लग रहा है, यानी कि महंगा होने लगा है। और आपको इतना पता है किसी भी चीज़ की अगर डिमांड जो है, जो हमने पहले पिछली क्लास में भी पढ़ा था, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइसेस घटेंगे, और अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो प्राइसेस घटेंगे। तो आरबीआई जो अपने पास डॉलर रखे हुए हैं आरबीआई के पास, उन डॉलर्स को बेचना स्टार्ट कर देगी। क्या कर देगी? आरबीआई विल स्टार्ट सेलिंग द डॉलर विच इट हैज़ कैप्ट विद इटसेल्फ, क्योंकि आरबीआई ने अपने पास फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन करा हुआ है, और फॉरेक्स रिजर्व इसी के लिए तो है कि वो डॉलर के प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। तो आरबीआई अपने डॉलर्स को बेचना स्टार्ट कर देती है। आरबीआई क्या करती है? अपने पास रखे हुए डॉलर्स को सेल करना स्टार्ट कर देगी, जिससे प्राइसेस कम हो जाएंगे। और अगर अब मान लो डॉलर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा कम हो गए, 65 से नीचे चले गए, तो आरबीआई क्या करेगी? वो डॉलर्स को खरीदना स्टार्ट कर देगी, डिमांड बढ़ा देगी डॉलर्स का, और ख़रीद के अपने पास रखती जाएगी। सो दैट इज़ इंक्रीजिंग द डिमांड। तो वो इस तरीके से करेगी, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को कम ज़्यादा करके डॉलर के प्राइसेस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कि हम ये कह रहे हैं कि फ्लोटिंग भी है, कि भैया मार्केट के ऊपर छोड़ भी दिया, और उसके बाद हमने आरबीआई को भी लगा दिया काम पे कि भैया कंट्रोल कर ले इसे, डिमांड और सप्लाई को देखती रहे। तो उसके लिए ही हमने मैनेज फ्लोटिंग का एक अदर नेम बनाया हुआ है, डर्टी फ्लोटिंग। क्या बनाया हुआ है? डर्टी फ्लोटिंग। कि फ्लोट तो होगा, मार्केट की वजह से कम ज़्यादा तो होगा, लेकिन मार्केट के अंदर डिमांड और सप्लाई को अब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सो दैट इज़ मैनेज फ्लोटिंग। ये हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का ही टाइप है, बस उसे कंट्रोल्ड मैनर में कर रहा है कि हाथ से ना निकले ज़्यादा। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका इसके अंदर है, वो है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स। क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती क्या है? तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जहाँ पे आप इंटरनेशनल करेंसीज को खरीदते और बेचते हो। क्या होती है? इट इज़ अ मार्केट वेयर वी बाय एंड सेल इंटरनेशनल करेंसीज, यानी कि डॉलर, इंग्लिश पाउंड, रशियन रूबल, इन सारी करेंसीज को आप खरीदोगे और बेचोगे, उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो आपकी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, यानी कि खरीदने और बेचने का काम होता है।
क्लियर? उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। क्या बोलते हैं? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या हैं? 3 फंक्शन है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के। सबसे पहला फंक्शन है ट्रांसफ़र फंक्शन। अगर आपको इंडिया से पैसे बाहर भिजवाने हैं, दूसरे कंट्रीज़ में भिजवाने हैं, तो आप कैसे भिजवाओगे? आप इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के थ्रू भिजवाओगे। आप उन्हें कहोगे भैया ये पकड़ो पैसे एंड इन्हें दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र कर दो। जैसे कि बैंक है, मैं बैंक को दूंगा अगर मुझे कहीं पेमेंट करनी है, और बैंक अब अपने इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स के थ्रू वो करेंसी दूसरी कंट्री में भिजवा देगा। ठीक है, तो दैट इज़ ट्रांसफ़र फंक्शन। नेक्स्ट इज़ क्रेडिट फंक्शन। अगर हमें कभी लोन लेना होता है फॉरेन करेंसी में, तो वो लोन भी हमें फॉरेन एक्सचेंज मार्केट से मिलता है। जैसे कि मुझे बाहर से कोई चीज़ें इंपोर्ट करानी है, अब इंपोर्ट करानी है तो मुझे पेमेंट उनकी करेंसी में देनी होगी, एडवांस पेमेंट कई बार देनी होती है। तो एडवांस पेमेंट के लिए मुझे डॉलर्स चाहिएंगे, या जिस भी कंट्री से करा रहा हूँ उस कंट्री की करेंसी चाहिएगी। यूएस डॉलर को स्टैंडर्ड मान रखा है, होंगे कुछ भी लेकिन वैल्यू ज़्यादातर यूएस डॉलर में डिफाइन करी जाती है, वही 1944 के एग्रीमेंट की वजह से, ब्रिटेन वुड वाले की वजह से। तो क्रेडिट में क्या है, मैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जाऊँगा, भैया डॉलर उधार दे दो, तो ये मुझे डॉलर उधार दे देंगे, दैट इज क्रेडिट फंक्शन। अब नेक्स्ट वन होता है हेजिंग फंक्शन। हेजिंग फंक्शन ये क्या होता है? हेजिंग। अब आपको पता है फॉरेन करेंसी के प्राइसेस कम और ज़्यादा होते रहते हैं, ठीक है। फॉरेन करेंसी के प्राइसेस कम ज़्यादा हो सकते हैं। मान लो आपने 70 रुपीज़ पर डॉलर के रेट में कोई चीज़ डिसाइड करी, किसी चीज़ से परचेज करी किसी पर्सन से, ठीक है, बाहर की कंट्री से, 70 रुपये के $1 वाले रेट पे। अब कल को, क्योंकि वो ऐसा तो है नहीं कि आपने आज ऑर्डर दिया कल आपके पास सामान आ जाएगा, दूसरी कंट्री से आने में टाइम लगता है, बनने में टाइम लगता है, महंगी सब कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, सारी चीज़ें हैं, सब चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो कई बार बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, टाइम लगेगा तो डिलीवरी लेट होगी, और होते होते ये जो डॉलर है अब 80 रुपये का हो गया। कितने का हो गया? 80। अब क्या हो गया यार, मैंने तो 70 के रेट में ली थी, अब 80 के रेट में अगर पेमेंट करोगे तो आपका तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा कि आपको ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं, है ना। मान लो आपने $1000 की कोई चीज़ ली है, $1000 की कोई चीज़ 70,000 रुपये की बैठ रही थी, लेकिन आज वही सेम $1000 की चीज़ आपके लिए 80,000 रुपये की हो गई, तो आपको तो ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए हेजिंग फंक्शन होता है। ऐसे ही अगर ये डॉलर 70-60 रुपये का हो जाए तो आपको तो फ़ायदा होगा, लेकिन जो सेलर है वो कहेगा यार अब मुझे नुकसान हो रहा है, मुझे कम पैसे मिल रहे हैं। तो इस नुकसान से होने वाले से बचने के लिए हेजिंग फंक्शन किया जाता है, और ये होता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू। इसमें क्या करते हैं कि ये दोनों पहले से डिसाइड कर देते हैं, भैया रेट आज फिक्स कर ले, डिलीवरी चाहे कभी भी हो, पेमेंट कुछ भी हो, रेट जो होंगे जो हमने आज फिक्स करे हैं इस रेट पे ही होगा। इससे ना तो फ्यूचर में तुझे नुकसान होगा ना मुझे नुकसान होगा, ना तो बेचने वाले को नुकसान ना खरीदने वाले को नुकसान। तो हेजिंग फंक्शन में क्या होता है, रेट को फिक्स कर लिया जाता है। द रेट्स आर फिक्स्ड फॉर द फ्यूचर ट्रांजेक्शन। फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रेट्स पहले से फिक्स कर लिए जाते हैं। क्लियर कि फ्यूचर ट्रांजेक्शन के लिए रेट्स को पहले से ही फिक्स कर लिया जाता है कि अगर फ्यूचर में कभी भी जब भी ट्रांजैक्शन होगी तो आज के जो हमने ये वाले रेट तय करे हैं उस पे होगा, उसे कहते हैं हेजिंग फंक्शन। अब टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, 2 टाइप की फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होती है, एक तो स्पॉट मार्केट होती है और एक होती है फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। स्पॉट मार्केट और फॉरवर्ड मार्केट में डिफरेंस बस इतना से है, स्पॉट मार्केट में तो जो डेली नेचर की ट्रांजैक्शंस होती हैं सिर्फ उन्हें किया जाता है ऑन द स्पॉट, कि अभी की अभी जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो आज की आज हो जाएंगी, आज ही लेन देन खत्म हो जाएगा, ट्रांसफ़र करने का पैसा या फिर कुछ भी, ठीक है, जो कुछ होगा वो अभी हो जाएगा। और फॉरवर्ड मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो फ्यूचर नेचर की होती हैं कि आज डिसाइड कर लो फ्यूचर में पेमेंट होगी। जैसे लोन लेना, आज पैसे ले लिए लेकिन पेमेंट इंटरेस्ट वगैरह लग के बाद में मिलेंगे।
तो फ्यूचर नेचर की ट्रांजैक्शन फॉरवर्ड में होती है और डेली नेचर की ट्रांजैक्शन डे टू डे ट्रांजैक्शन स्पॉट मार्केट में होती है। तो जो हेजिंग फंक्शन है वो फॉरवर्ड के लिए होता है, फ्यूचर के लिए होता है। तो हेजिंग इज ओनली पॉसिबल इन फॉरवर्ड मार्केट एंड नॉट पॉसिबल इन स्पॉट मार्केट, और हेजिंग स्पॉट मार्केट में पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एंड जो एक्सचेंज रेट स्पॉट मार्केट में चलता है उसे करंट फॉरेन एक्सचेंज रेट बोलते हैं, और जो फ्यूचर मार्केट में होता है, फॉरवर्ड मार्केट में होता है, उसे फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए है, क्योंकि वो फ्यूचर के लिए है तो उसे बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। हेजिंग इज पॉसिबल, हेजिंग इज नॉट पॉसिबल, डेली नेचर, फ्यूचर ट्रांजैक्शंस, करंट एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। क्लियर? अब आपका चैप्टर पूरा हो गया है, यहाँ पे हमने पूरा चैप्टर कर लिया एंड दैट वाज इट इन दिस चैप्टर। थैंक यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर।